नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। G20 समिट में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया में दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं। लेकिन इस कड़ी में हमने देखा कि जैसे ही मोदी जी इंडोनेशिया पहुंचे, उनका भारतीय मूल के अलावा इंडोनेशियाई लोगों ने बड़ा ऐसा स्वागत किया जैसे लग रहा था कि वो भारत में ही आए हैं। आखिरकार दोनों देशों में कुछ समानताएं हैं, कुछ संस्कार हैं, जिसका जिक्र मोदी जी ने भी वहां किया कि उड़ीसा में किस तरह से हम इंडोनेशिया का एक त्योहार मनाते हैं और आपस में एक दूसरे के गीत गाते हैं। मोदी जी हैं, जब किसी भी दुनिया के कोने में जाते हैं तो वो उस देश से अपनी कनेक्टिविटी करते हैं, और इसी तरह उन्होंने इंडोनेशिया में किया। यहां जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि आप देखिए कि ये जो G20 समिट में जो देश शामिल हो रहे हैं, यानी 20 देश जो शामिल होंगे, इनकी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 80% भागीदारी है। वहीं दुनिया के ये जो देश हैं 20, इनमें अगर जनसंख्या की बात करें तो दुनिया का 60% जनसंख्या इन देशों की है। अब इस देशों के बीच मोदी जी का पहुंचना और मोदी जी के पहुंचने में वहां से जो दृश्य आए हैं, उनको देखकर आज कोई भी भारतीय गर्व महसूस करेगा, क्योंकि जो अमेरिका मोदी जी के वीजे तक पे प्रतिबंध लगा रहा था, ये जो कांग्रेसी हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी और कई विपक्षी दल मोदी जी को वीजा ना दिया जाए इसका पत्र लिख रहे थे, आज उन्हीं मोदी जी से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो खुद आकर के मिलते हैं और ऐसा मिल रहे थे कि मानो दो भाई मिल रहे हों। बाइडेन का एक हाथ मोदी जी की पीठ पर, दूसरा हाथ हाथ में। इतनी निकटता, ऐसी ट्विनिंग लोगों ने शायद ही कभी देखी हो कि एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरी तरफ भारत का प्रधानमंत्री। ये पहली बार है। और ये हमने देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी मोदी जी की इसी तरह की हमने देखा था, जो जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, दोनों का आपसी मेलजोल। और उन्होंने ये तक कहना, वो खाली शब्द नहीं है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये पहली बार था कि स्टेडियम में चक्कर दोनों जो शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, वो हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। ये दृश्य भारत के प्रधानमंत्री के पहले कभी भी किसी ने नहीं देखे कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी ठीक से खड़ा हो सके। और इसमें सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला दृश्य ये सामने आया, वो आया था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी जी से बातचीत। क्योंकि G23 समिट जब हुआ था उसमें तब मोदी जी ने इनको इग्नोर किया था और उनसे बात नहीं करी थी, और उसका कारण था कि जिस तरह से पिछले दिनों चीन ने हमारे सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उसके कारण दोनों देशों के बीच तल्खियां आई थी, और वो अभी भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन भारत ने बता दिया कि आज बदला हुआ भारत है, वो चीन को जवाब देना जानता है। सेना शेर को सवा शेर के रूप में मिल गई है, और अब हम बात भी अपनी शर्तों पे करेंगे, और तुम्हारा जो व्यापार है और जो विस्तारवादी नीति है, दोनों को कुचल कर फेंक देंगे। देखना होगा और खबरें क्या निकल करके आती हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि चीन के राष्ट्रपति को मोदी जी से बात करने के लिए आते हुए देखकर मीडिया में ये खबरें आने लगी हैं कि क्या चीन भारत की ताकत को समझ गया है? क्या चीन को अब यह एहसास हो गया है कि ये झुकने और रुकने वाला भारत नहीं है? क्या चीन को यह एहसास होने लगा है कि ये जो उभरता हुआ भारत है, ये चीन को भी पछाड़कर दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ चल रहा है? लेकिन आज बदलता हुआ भारत, मोदी जी के नेतृत्व का भारत, कि आज आप देखिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो भी खुद आकर के मोदी जी से मिलते हैं। क्योंकि मोदी जी खुद चीन से मिलना नहीं चाहते थे, बातचीत नहीं करना चाहते थे। पिछले सम्मेलनों में मोदी जी ने ये वार्ता से अवॉइड किया, लेकिन हमने देखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद मोदी जी के पास आते हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो समिट है, इस समिट में आर्थिक मुद्दों पर बात होती है, कोई देश की सुरक्षाओं को लेकर बात नहीं होती है, और इसलिए ये उम्मीद नहीं है कि यहां रूस या यूक्रेन के युद्ध की बात होगी। लेकिन
अमेरिका ये कोशिश में लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं अमेरिका उस कोशिश में है कि रूस पर प्रतिबंधों की बात की जाए। उस कोशिश में मोदी जी का क्या रुख होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन हमने भारत का रुख पहले भी देखा है। भारत ने दोनों देशों से समान रूप से व्यवहार किया है। जहां एक तरफ रूस से उन्होंने पुरानी दोस्ती निभाई है, वहीं यूक्रेन को भी ये बताया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इस लड़ाई में हम किसी के साथ नहीं है, ना हम किसी के विरोध में हैं। इस स्टैंड का अमेरिका ने खूब विरोध किया था और भारत को डराने की भी कोशिश की थी। लेकिन मोदी हैं कि ना झुकते हैं ना वो डरते हैं। और उनकी एक लाइन हमेशा मेरे तो कानों में गूंजती है कि ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश को नहीं झुकने देने वाली आज उनकी लाइन चरितार्थ होती हुई दिख रही है कि भारत को उन्होंने आर्थिक उन्नति इतनी दी है कि आज हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन चुके हैं। और इसलिए G20 समिट में इंडोनेशिया के अंदर यदि कोई नेता फोकस में है वो है मोदी जी। सब नेता, सारे देश के नेता उनसे मिलना चाहते हैं। यूके के ऋषि सुनक उनसे आकर के मिले हैं। अभी लोग कयास लगा रहे हैं क्या बातें हो रही होंगी। तो आपको बता दूं कि जो बातें होती हैं वो आर्थिक स्थितियों को लेकर होती है, व्यापार को लेकर के होती है, एक दूसरे देश से कैसे व्यापार बढ़े। हालांकि आपको बता दूं कि इस समिट में देश की सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि यह समिट व्यापार और आर्थिक उन्नति और आर्थिक मामलों में किस तरह से एक दूसरे देश की सहायता की जाए या ली जाए इस पर चर्चा होती है। लेकिन समय बदला है और समय के बदलते हुए आपने देखा है कि भारत की तरफ से जो भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधि गए हैं, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हों, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हों, वो आतंकवाद के मुद्दे पर जरूर दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। और यही माना जा रहा है कि मोदी जी जब चीन के राष्ट्रपति के सामने होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने होंगे, ऋषि सुनक सामने बैठे होंगे, तो वो आतंकवाद पर जरूर इस मामले की चर्चा करेंगे। और यह भारत की रणनीति का एक हिस्सा है कि जो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर कई ऐसी घटना हुई हैं जिसमें खालिस्तानी एक्टिविटी करने वाले लोग एक्टिव हुए हैं और कई ऐसी हत्या हुई हैं जिसको लेकर के एजेंसियां अलर्ट हुई हैं। इसको लेकर के ऋषि सुनक से बात होगी और यह देखा जाएगा कि यूके में अगर इस तरह की कोई बात है, मदद कर सकते हैं, तो इस पर प्रहार करने के लिए दोनों देश मिलकर के कोई रणनीति बनाएंगे, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। आपको यह बता दूं कि जो भारत की तरफ से इंडोनेशिया से रिश्ते हैं, हालांकि अगले साल ये जो G20 समिट होना है वो भारत में होगा और इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर को मोदी जी को मिल जाएगी। ये अगली प्रक्रिया है। लेकिन अभी इंडोनेशिया की धरती से मोदी जी जो संदेश देने वाले हैं वो आतंकवाद पर प्रहार, घुसपैठ, इन मुद्दों पर भी बात हो सकती है, क्योंकि यह एक ज्वलंत मुद्दा है और जिससे दुनिया के सभी देश प्रभावित भी हैं। आज कट्टरपंथी सोच जिस तरह से दुनिया में पैर पसार रही है, कोई देश दुनिया का उससे अछूता नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि उस पर एक मोटा बजट देश का खर्च होता है और उससे व्यापार भी किस तरह प्रभावित होता है वो हमने देखा है कि जब जिस देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ जाएं तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो टूरिज्म होता है। और आज की डेट में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कश्मीर में हमने देखा है कि आतंकवाद की वजह से किस तरह से वहां जो टूरिज्म है वो प्रभावित हुआ है और दुनिया में इसका इफेक्ट है। आज दुनिया ये चाहती है कि मिलकर के लड़ें, लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जो पीछे से ऐसे देशों की मदद करता है जो देश दुनिया में आतंकवाद का प्रसार कर रहे हैं। अमेरिका भी इस तरह की कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान को पीछे से मदद करे। भारत हमेशा अमेरिका हो या चीन, दोनों के मामले में हस्तक्षेप करके उनको अपना जो आपत्ति है वो दर्ज कराता है। अब भारत की स्थिति यह है कि जो भारत बोलता है आज दुनिया सुनती है। पहले तो इग्नोर मार देते थे, कहीं कोने में कहीं छोटी सी खबर आई, क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने, कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज मोदी जी को मिलने के लिए दुनिया के महाशक्तियों के प्रतिनिधि वो तरसते हैं, उनसे मिलकर फोटो शूट कराते हैं। ये दिखा रहा है कि भारत बढ़ रहा है,
भारत की शक्ति बढ़ रही है। और इसीलिए आपने सुना ही होगा कि भारत आज आर्थिक रूप से 5वें स्थान पर पहुंचा है। तो इस देश में आपको बता दें, जो वहां आप मिल रहे हैं उसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, ये दुनिया की महाशक्ति हैं। आर्थिक रूप से आज भारत वहां खड़ा हुआ है जाकर के। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं, वो चीन और अमेरिका दोनों को पछाड़ देंगे, ये बिल्कुल उम्मीद है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, समझ लीजिए उसका 75% तो हासिल कर चुके हैं लक्ष्य को। और इसीलिए चीन हो या अमेरिका, दोनों को लगता है कि आने वाले समय में यदि कोई महाशक्ति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है वो है भारत। और इसलिए उसके लिए श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी के पहले तो हमने देखा है हाथ बांधे कैसे पुतले की तरफ एक तरफ खड़े रहते थे, लेकिन आज मोदी जी है तो चौड़े होकर बात करते हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो दृश्य वहां से आए हैं कि ऋषि सुनक एक तरफ बात कर रहे हैं, जो बाइडेन एक तरफ बात कर रहे हैं, शी जिनपिंग एक तरफ बात कर रहे हैं, ये जो महाशक्तियों के लोग मोदी जी के इर्द गिर्द वो दिखाई दे रहे हैं, ये बताता है कि इस देश का और मोदी का रुतबा कितना बड़ा है। अब देश जहां उन्नति आर्थिक रूप से करेगा, यहां प्रगति को पंख लगेंगे, उसी के साथ आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार अब भारत में होगा। क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां मिलकर के इस पर विचार करेंगी कि व्यापार के साथ साथ देश के अंदर शांति, प्रगति, इसी से आतंकवाद और घुसपैठ भी जुड़ा हुआ है। तो ये उम्मीद मानी जा रही है कि ये जो है मोदी जी इस समिट में बात करने जा रहे हैं। और इसीलिए चीन कितनी भी कोशिश कर ले, अब भारत के लोग आत्मनिर्भर भारत इसकी तरफ बढ़ चले हैं, जिससे चीन को चिंता बढ़ गई है। बहरहाल ये जो खबरें हैं इसको देखकर हर राष्ट्रवादी का, देशभक्त का सीना चौड़ा हो गया है कि आज हमारा देश जिस स्थिति में खड़ा है, मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। और मोदी जी को इसके लिए सभी लोग हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी भारत G20 समिट की अध्यक्षता 2023 में करेगा। और उसके पहले यहां क्या क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं उसका आगाज अंदाज अभी से इन दृश्यों को देखकर हो गया है। वंदे मातरम।